हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है, कितने मौलिक अधिकार हमें मूलतः प्राप्त थे, बाद में हमारे कितने मौलिक अधिकार हो गए। अब उन सभी मौलिक अधिकार को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें जो अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 यह कहता है कि राज्य की परिभाषा जानने से मतलब यह है कि आप जब संविधान देखते हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य ऐसा कर रहा है, या राज्य अगर ऐसा करेगा तो यह प्रावधान होगा, विधि ऐसी बनेगी। तो ये जो दो शब्द हैं इनके बहुत ही बड़े मायने हैं, और अगर हमें इनका अर्थ पता है तो हम अच्छे से हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो राज्य का अर्थ ये होता है कि जो राज्य से किसी न किसी तरह से क्या हो, पंजीकृत हो, और उनसे क्या लेते हो, संसाधन। यानी कि जो हमारा एक भारत देश है उसे एक राज्य की तरह अगर रखा गया है, और जो यहाँ पे राज्य हैं जैसे आप देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, टोटल 28 जितने भी हैं, वो सभी ना सभी क्या हैं, हमारे देश से क्या है, कनेक्ट हैं, है ना। तो इस तरह से उस पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, एक राज्य का नाम दिया गया है, जिसमें हमारी भारत सरकार, संसद, विधानमंडल या सभी स्थानीय निकाय, चाहे वो पंचायतें हो या नगर पालिका, तो ये सारी क्या है, एक राज्य को डिफाइन करते हैं। और इसका जो परिभाषा दिया है वो अनुच्छेद 12 में रखा गया है। इसके साथ यह भी वर्णित किया गया है कि जो ये निकाय, यानी जो भी, चाहे वो विधानमंडल हो या संसद हो, अगर कोई ऐसा कार्य करता है या करते हैं जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, वो तब उससे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रोवाइड कराता है हमें, और हमें एक अलग से पावर प्रोवाइड कराता है। तो ये क्लियर हो जाता है हमारा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 में सीधा सीधा अगर समझा जाए तो विधि क्या है, इसकी भूमिका रखी गई है। विधि का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें या जो भी कानून संसद या विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाएगा, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, वहीं पे राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो भी क्या होंगे, एक विधि कहलाएगा। और इसके साथ ही जो एक प्रथा में चली आ गई है लोकल लेवल पे, आपने सुना होगा खाप पंचायत वगैरह, अगर उसमें भी कुछ ऐसे नियम कानून लाए गए जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो भी क्या होगा, उसे भी चुनौती दी जा सकती है उच्चतम न्यायालय में। तो एक तरह से विधि का अर्थ क्या है, विधि किसे माना जाएगा, ये पूरा का पूरा वर्णित किया गया है अनुच्छेद 13 में। क्लियर? अब इसका अगर मान लो उल्लंघन होता है, तो इसका उल्लंघन यानी इसकी जो सीमा है, क्या सीमा है, अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो उस नियम या उस कानून या उस विधि को हमें शून्य कर देना है। इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मिलती है, वहीं पे उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत ये पावर मिलती है। तो ये दोनों के दोनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं हम पहले अपने मौलिक अधिकार पे, यानी समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। कहने के लिए सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन इसके अर्थ बहुत हैं। एक एक लाइन के बहुत अर्थ हैं, एक एक शब्द के अर्थ हैं। तो हम समझते हैं क्या अर्थ है इनका। क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी व्यक्ति विधि के समान है, यानी कि विधि सबसे बड़ा है, विधि से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है ना। जैसे कि आप देखे होंगे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, स्टार्टिंग में देखा आपने, चार्टर एक्ट देखा, परिषद अधिनियम देखा, उन सभी में क्या था, गवर्नर, वायसराय को अलग अलग पावर थी।
लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है और सभी के साथ क्या है, समान व्यवहार करना है, अनुच्छेद 14 में यह वर्णित है। प्रश्न ऐसे कैसे आएंगे इसमें कि आप विधि के समक्ष समता से क्या समझते हो, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, इसके आंसर को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। क्लियर। अब देखते हैं विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि सभी विधि क्या है, समान परिस्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार, सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। यानी कि अगर मान लो वर्तमान में आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट हुआ अभी, तो उसमें देखा आपने मोटर व्हीकल वगैरह में कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का 18 साल या कोई लड़की नाबालिग है और अगर वो मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, उनके पेरेंट्स को जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो एक तरह का ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक आम नागरिक, एक सामान्य नागरिक के साथ हो सकता है। यह अगर वो प्रधानमंत्री या किसी संसद का लड़का है ना, सांसद का कोई लड़का है या लड़की है, उसके साथ भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का लड़का है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें हमारी होती हैं विधियों के समान संरक्षण। अब ये फैक्ट है यहाँ पे कि विधि के समक्ष समता, ये अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। समता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। वहीं पे विधियों के समक्ष संरक्षण की जो अवधारणा है ये अमेरिका से ली गई है। संरक्षण अमेरिका से और समक्ष समता ये ब्रिटेन से। दोनों का अर्थ समान ही है, लेकिन वही चीज है कि कौन कहाँ से लिया गया है और इनका मूल उद्देश्य यह है कि सभी व्यक्तियों में अवसर, न्याय, विधि की क्या हो, समानता हम रख पाए। ठीक है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे हैं कि जो हमने देखा कि सभी में क्या होना चाहिए, एक समता होनी चाहिए, लेकिन अपवाद रखता है अनुच्छेद 14 किस पे, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल पे हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, अगर मान लो उन्होंने ऐसा कुछ कार्य कर दिया जो गलत है और उसकी जवाबदेहिता बनती है, तो उनके पास ये पावर होती है कि जब तक वो कार्यकाल पे हैं तो उन्हें न्यायालय में जवाबदेह नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है। अब ये अपवाद क्यों है, क्योंकि विधि के समक्ष तो सभी समान है ना। अगर मान लो कोई एक बैंक का ऑफिसर है, कोई पुलिस है या कोई भी सर्विस में कोई भी व्यक्ति है, तो उसके साथ तो ऐसा नहीं होगा, उसे तो गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक ऐसी पावर, हमारे देश का एक पहला नागरिक माने जाते हैं राष्ट्रपति, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अपवाद की अंडर में आ जाता है कि उन्हें नहीं किया जा सकता गिरफ्तार जब तक कि वो कार्यकाल पे हैं। ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रपति या राज्यपाल पर दीवानी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। दीवानी मुकदमे से तात्पर्य है राजस्व वगैरह वाला। हालांकि अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया तब लगाने के लिए 2 माह पूर्व उनको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं लगाया जा सकता कार्यकाल के दौरान। परंतु जो फौजदारी वाला मुकदमा है वो चलाया जा सकता है। फौजदारी का मतलब क्या होता है, जिसपे क्राइम वगैरह जो भी आते हैं वो फौजदारी में आते हैं। ठीक है। अब ये भी है, जैसे मान लो संसद या विधानमंडल में आप देखते हो आए दिन की कुछ भी बहस हो गई, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया 2 संसद के मध्य, है ना, 2 सांसद के मध्य, तो उसे क्या हुआ, रेडियो और टीवी चैनल्स में अगर किसी ने दिखा दिया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, है ना, एक तरह का सेफ्टी। दूसरा ये है कि मान लो संसद में किसी सांसद ने या विधानमंडल में किसी एमएलए ने कुछ भी ऐसा कह दिया, है ना, न्यायालय या फिर किसी इसमें, तो उसे जवाबदेही नहीं बनती या फिर उसके ऊपर मुकदमा नहीं लगता। एक तरह की एक उनकी जो आइडेंटिटी है उसको सुरक्षित करने के लिए किया जाता है ना। तो ये प्रावधान विधानमंडल में भी है और संसद में है, दोनों में ये लागू होंगे, एमपीज के लिए भी और एमएलए के लिए भी। क्लियर। अब बात आती है अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, केवल धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, केवल लिखा हुआ है। ठीक है। तो केवल का अर्थ क्या है, यानी कि अन्य आधारों पर आप भेदभाव कर सकते हो। कैसे,
मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कह दिया कि जो भी उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस एग्जाम होगा उस पे महिलाओं को विशेष अधिकार मिल गया, विशेष आरक्षण मिल गया। ठीक है, मान लो कितने भी % उन्होंने XYZ आरक्षण रख दिया महिलाओं के लिए। अब क्या है, वो आरक्षण दे दिया महिलाओं को, परंतु ये बोल दिया कि यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा। तो अब उस एग्जाम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार की भी महिलाएं बैठेंगी। ठीक है, लेकिन अब वहां पे जो आरक्षण है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है। तो एक महिला होते हुए भी एक महिला का दूसरे महिला से भेदभाव हो गया, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा जबकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। तो इस तरह से अगर भेदभाव है तो वो किया जा सकता है एक अपने स्टेट पे, उसके लिए नियम कानून बना होता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप समझोगे कि केवल धर्म, लिंग, जाति अनुच्छेद 15 में वर्णित है, तो क्या भेदभाव में आएगा वो? तो वो नहीं आएगा, है ना। इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार अगर करती है, मान लो मैंने उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया, कोई भी अगर सरकार ऐसा कर रही है तो नहीं आएगा। इसके साथ साथ ही सार्वजनिक होटल, मनोरंजन स्थल, है ना, जो भी मंदिर वगैरह हैं, इन सभी में आने जाने से कोई भी भेदभाव नहीं रखना है ना। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति विशेष के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई निम्न वर्ग है या उच्च वर्ग है, सभी समान हैं और सभी के प्रति हमें समान भावना रखनी चाहिए। अब आती है बात अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, यानी जो भी सरकारी नौकरी है उसमें अवसर की समानता, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, सभी के लिए समान होनी चाहिए। उस पे धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और आप देखो कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में 2 व्यवस्था की गई थी कि ओबीसी के आरक्षण में आर्थिक आधार को प्रमुखता दी गई और वहीं पे सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक स्तर पर 10% का आरक्षण भी दिया गया था। लेकिन उस तत्कालीन समय में उस आरक्षण को क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं और उसमें से 1991 वाला तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। और उसी के आधार पर आप देखते होंगे मंडल आयोग, कई बार पूछा जाता है कि मंडल आयोग क्या है। तो मंडल आयोग का नाम क्या है? द्वितीय विछड़ा वर्ग, जिसके अध्यक्ष कौन रहे? बीपी मंडल। और इसकी जो गठन हुआ था वो 1979 में हुआ और इसकी जो रिपोर्ट दी गई 1980 में दी गई। और इसमें क्या सिफारिश की गई थी कि 27% आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को, है ना। और इसे सरकार ने क्या कर दिया था? 1990 में लागू कर दिया था। क्लियर? सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।